हेलो एंड वेलकम बैक टू एनसीआर कंपटीशन स्टडीज़। मैं हूं साक्षी शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि मानव श्वसन प्रणाली। ओके, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम एक तरीके से ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है। ठीक है, इसके अंदर एक सेट ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो कि ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन और ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो इसके अंदर इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑर्गन्स होते हैं यानी कि इसके साथ कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में पूरे मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, इन सबको हम सबको मिला करके बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये इंक्लूड करते हैं नेसल पैसेजेस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स और लंग्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम दो मेजर टास्क परफॉर्म करता है यानी कि दो मेजर काम उसके होते हैं। पहला होता है उसका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है उसका इंटरनल रेस्पिरेशन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर एक्सचेंज करता है बॉडी आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ, और जो इंटरनल सिस्टम होता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन एवरी सेल तक पहुंचाने को, बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने के जो काम होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल सिस्टम। ऑलराइट, इस डायग्राम के अंदर सारे मेजर ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के? इसके मेजर फंक्शंस में सबसे पहला आता है कि ये बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्पोज कर देता है। सेकेंड आता है जो हम एयर इंस्पायर कर चुके हैं यानी कि ब्रीद इन कर चुके हैं उसको फिल्टर करना। थर्ड इसका आता है कि ये साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। फोर्थ आता है कि ये इट कंटेन्स रिसेप्टर्स फॉर स्मेल। जो स्मेल रिसेप्टर्स हैं हमारी नोज़ के अंदर, वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट। अब बॉडी के अंदर जो एक्सेस वाटर और हीट है उसको भी ये डिस्पोज करता है विद द हेल्प ऑफ स्वेट। नेक्स्ट आता है कि इट रेगुलेट्स द ब्लड पीएच। ब्लड के पीएच लेवल को ये रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। नाउ ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग इज कॉल्ड पर्मिनली वेंटिलेशन। दिस कंसिस्ट ऑफ 2 साइकिल्स। इसके 2 साइक्लिक फेजेस होते हैं। पहला होता है इनहेलेशन यानी कि सांस अंदर लेना, और दूसरा होता है एक्सहेलेशन यानी कि सांस बाहर छोड़ना। इनहेलेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्पायरेशन। दिस ड्रॉस गैसेज इन टू द लंग्स। ओके, एंड नेक्स्ट इज एक्सहेलेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपायरेशन। इसके अंदर जो हम फोर्स करते हैं गैसेस को अपने लंग से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, नाउ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? अब एयर फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट एंटर्स द नोज और माउथ ड्यूरिंग इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन। बाहर की जो एयर है वो हमारी नोज के थ्रू अंदर आ गई है। इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं? दिस इज कंपोज्ड ऑफ द नोज, नेजल कैविटी, पैरानेजल साइनसेस एंड फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। ये सभी इसके एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, नाउ नोज क्या होता है? नोज इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल नेयर्स। दिस इज डिवाइडेड इंटू 2 हाफ बाय नेजल सेप्टम। अब जो बीच में हमारी नोज को जो डिवाइड करती है उसको हम नेजल सेप्टम बोलते हैं। इसके अंदर पैरानेजल साइनसेस होते हैं जहाँ पर एयर को वार्म किया जाता है, और सीलिया होते हैं जो कि फिल्टर आउट करते हैं जो फॉरेन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको। ऑलराइट, नाउ जो इंटरनल लेयर्स होते हैं उनकी ओपनिंग कहाँ होती है? एक्सटीरियर में होती है। और जो एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं उनकी ओपनिंग कहाँ पे होती है? फेरिंग्स के अंदर होती है। अब जो नेजल कॉन्केव होते हैं, दीज आर द फोल्ड्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इंक्रीज एयर टर्बुलेंस एंड इंश्योर्स दैट मोस्ट एयर कॉन्टैक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ठीक, अब दिस प्रोवाइड्स एन एयरवे फॉर रेस्पिरेशन। दिस मॉइस्टन्स एंड वार्म्स द एंटरिंग। जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं उसको सॉफ्ट करना और वार्म करना, फिल्टर कर देना, उसको क्लीन कर देना जो हम एयर को इंस्पायरेट कर रहे हैं। ठीक है, और रेजोनेटिंग चैम्बर फॉर स्पीच। जो हमारी स्पीच है उसके लिए रेजोनेटिंग चैम्बर भी बनती है। दिस डिटेक्ट्स द ओडर इन द एयर स्ट्रीम। जो हमें स्मेल आती है, जो ओडर आती है एयर स्ट्रीम में, उसको भी डिटेक्ट करती है। अब फेरिंग्स के क्या फंक्शंस होते हैं? अब जो फेरिंग्स है ये एक कॉमन स्पेस होता है जो कि रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों यूज़ करते हैं। ठीक, इसको हम कॉमनली थ्रोट भी बोलते हैं। दिस इज ओरिजिनेटेड बेसिकली पोस्टीरियर टू नेजल एंड ओरल कैविटीज़, यानी कि नाक और ओरल कैविटीज़ के बाद ये थ्रोट हमारा प्रेजेंट होता है, और ये बेसिकली बाइफरकेट करता है लैरिंग्स को और आपके एसोफेगस को। दिस इज़ द कॉमन पाथवे फॉर बोथ एयर एंड फूड। तो एयर भी यहीं से जाती है और फूड भी हमारा यहीं से जाता है। इसकी जो वॉल्स होती हैं, इनर वॉल्स होती हैं, वो म्यूकोसा से लाइंड अप होती हैं, और दिस कंटेन्स स्केलेटल मसल्स दैट आर प्राइमरीली यूज फॉर स्वॉलोइंग। स्वॉलोइंग में बहुत हेल्प करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। ओके, इसकी जो वॉल्स होती हैं इंटरनल, वो फ्लेक्सिबल होती हैं। दीज आर फ्लेक्सिबल लेटरल वॉल्स, ताकि खाने को हम स्वॉलो कर सकें। किस मूवमेंट के थ्रू? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू, जो कि मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था। अब फेरिंग्स के 3 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है नेजोफेरिंग्स, दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स, और थर्ड होता है लेरिंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स के अंदर आपके फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं।
ठीक है, जो कि आपकी बॉडी इम्यून डिफेंस सिस्टम में हेल्प करते हैं। ओरोफेरिंग्स के अंदर जो बैक पोर्शन होता है माउथ का, उसके अंदर आपके पैलेंटाइन टॉन्सिल्स होते हैं जो कि आपके अगेन इम्यून डिफेंस सिस्टम में हेल्प करते हैं। अब लेरिंजोफेरिंग्स जो होता है, ये बॉटम सेक्शन इसका जो नीचे का होता है, जहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका डिवाइड हो जाता है एसोफेगस में और लैरिंग्स में। देखिए आप डायग्राम के अंदर देखिए, पहला नेजोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स और थर्ड है आपका लेरिंजोफेरिंग्स। ठीक, अब लैरिंग्स के बारे में बताते हैं आपको। अब लैरिंग्स बेसिकली हम लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स या फिर एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। ठीक है, लैरिंग्स का काम क्या होता है? दिस वॉइस बॉक्स इज अ शॉर्ट समवट सिलेंड्रिकल एयरवे एंड्स इन द ट्रैकिया। लैरिंग्स जो होता है एक स्मॉल हमारा वॉइस बॉक्स होता है जो कि ट्रैकिया के अंदर एंड होता है। ये क्या करता है? दिस प्रिवेंट्स स्वॉलोड मटेरियल्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो खाने को हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं चला जाए, उससे हमें हेल्प करता है। दिस कंडक्ट्स एयर इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपकी एयर को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रखता है, वो ऊपर नहीं आने देता, और साउंड्स प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो हमारी जो बोलने में जो हेल्प करता है दैट इज लैरिंग्स। दिस इज सपोर्टेड बाय अ फ्रेमवर्क ऑफ 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारी जो होती है, कार्टिलेज क्या होती है? हमारी मसल्स होती हैं ये, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स। ठीक है, ये कार्टिलेज से बना होता है, अलग अलग 9 पीसेस जो होते हैं कार्टिलेज के, उनकी हेल्प से ये बना होता है। आप डायग्राम के अंदर देखिए। ठीक है, अब लैरिंग्स के बाद अब हम आ गए हैं ट्रैकिया के ऊपर। ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। दिस एक्सटेंड्स थ्रू द मीडियास्टिनम एंड लाइज इंटीरियर टू द ईसोफेगस एंड इंफीरियर टू लैरिंग्स। ये इसकी पोजिशनिंग होती है। ठीक है, अब जो इसके अंदर क्या होती है? कार्टिलेज रिंग्स बनी होती है जो कि बहुत रिजिडिटी प्रोवाइड करती है ट्रैकियल वॉल को, ताकि वो हमेशा खुला रहे। अंदर की साइड पे इसकी कार्टिलेज रिंग्स बनी होती है ताकि ये हमेशा ओपन रहे और आपको ब्रीदिंग में और स्वॉलिंग में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक, नेक्स्ट, अब एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल द ट्रैकिया बाइफर्केट्स इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स। ये आगे 2 फर्दर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, विच इज कॉल्ड द राइट एंड द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। सो दे आर द ईच प्राइमरी ब्रोंकस प्रोजेक्ट्स लेटरली टुवर्ड्स ईच लंग। ये लेटरल पोजिशनिंग में होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। नाउ ट्रैकिया के बाद आते हैं लंग्स। लंग्स क्या है? ईच लंग हैज़ अ कोनिकल शेप। इसकी कोनिकल शेप होते हैं, ये वाइड होते हैं और कॉन्केव बेस रेस्ट अपॉन द मस्कुलर डायफ्राम। ये कॉन्केव बेस होते हैं मस्कुलर डायफ्राम के लिए, डायफ्राम का। ठीक है, इट्स सुपीरियर रीजन इज कॉल्ड एपेक्स। इसका ऊपर वाला रीजन जो है उसको एपेक्स बोलते हैं, विच प्रोजेक्ट्स सुपीरियरली टू द पॉइंट दैट इज स्लाइटली सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू द क्लैविकल। ये इसकी हम पोजिशनिंग बता रहे हैं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। दोनों लंग्स दे आर बॉर्डर्ड बाय थोरेसिक वॉल एंटीरियरली एंड लेटरली एंड पोस्टीरियरली। ऊपर से, अंदर से, बाहर से ये जो है ये थोरेसिक वॉल से सपोर्टेड होते हैं, और ये सब इनको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है रिब केज से। रिब केज के अंदर एक जाल के अंदर एक तरह से फंसे हुए होते हैं, एक तरह जो इसको प्रोटेक्ट करता है एक्सटीरियर इंजरी से। ठीक है, नाउ टुवर्ड्स द मिड लाइन, बीच में लंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मीडियास्टिनम। अब जो बीच वाले लंग्स को, जो बीच में से जो बोन होती है, जो एक सेक्शनिंग करती है उसकी, उसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनम। तो जनरली जो ब्रॉड और राउंडेड सरफेस होता है जो कि थोरेसिक वॉल के कांटेक्ट में होता है, उसको हम बोलते हैं कोस्टल सरफेस ऑफ द लंग। ये देखिए आप डायग्राम के अंदर। नाउ लेफ्ट लंग क्या होता है? डिवाइडेड होता है 2 लोब्स में। किससे? ओब्लिक फिशर से। ये जो होता है, जो लेफ्ट लंग होता है, दैट इज स्मॉलर देन द राइट लंग एंड कार्डियक नॉच एकोमोडेट्स द हार्ट। इसके अंदर कार्डियक नॉच होती है जो कि हार्ट को एकोमोडेट करती है, यानी कि जो हार्ट होता है वो हमारा लेफ्ट साइड पर इसी के अंदर ही एडजस्ट होता है। अब जो राइट लंग है ये 3 लोब्स में डिवाइडेड होती है, ओब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फिशर्स। ये लोकेटेड होता है सुपीरियर यानी कि ऊपर बॉडी में, ड्यू टू द लिवर ऑन द राइट साइड। लिवर की वजह से ये थोड़ा सा ऊपर की साइड उठा हुआ होता है और राइट साइड्स पे होता है हमारे। ठीक, नाउ प्लूरा क्या होता है? जो आउटर सरफेस होता है लंग का और जो एडजेसेंट इंटरनल थोरेसिक वॉल होती है वो लाइंड होती है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। अब जो आउटर सरफेस बोथ लंग्स का, वो टाइटली कवर्ड किससे होता है? विसरल प्लूरा से। ठीक है, अब जब इंटरनल थोरेसिक वॉल्स होती हैं वो लेटरल सर्फेसिस किससे डिवाइड होता है? मैंने आपको बताया था मीडियास्टिनम से। और जो सुपीरियर सरफेस होता है डायग्राम का, वो लाइन किससे होता है? फिर पेराइटल प्लूरा से। अब प्लूरल कैविटीज़ क्या होती हैं?
द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द सेरस मेम्ब्रेन लेयर्स इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। ठीक, ध्यान रहेगा। अब जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं, दे प्रोड्यूस अ थिन सेरस प्लूरल फ्लूइड, एक फ्लूइड सिक्रीट करती हैं which circulates in the pleural cavity and acts as a lubricant, ensuring minimal friction during breathing. ब्रीदिंग में फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस हो, मॉइस्ट रहे, स्मूथ रहे, उसके लिए ये प्लूरल फ्लूइड जो है ये मेम्ब्रेन्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जो प्लूरल एफ्यूजन क्या होता है, दिस प्लूराइटिस विद टू मच फ्लूइड। तो प्लूरल एफ्यूजन वो होता है जब प्लूराइटिस में बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड मेम्ब्रेन वो रिलीज़ कर देती है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल एफ्यूजन। ओके, नाउ यू मे रेफर टू दिस डायग्राम जिसके अंदर सारे आपके राइट लोब्स, लेफ्ट लोब्स, पूरा सब कुछ ईजिली एक्सप्लेन्ड है। अब लंग्स वर्क कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब एयर आपके नोज़ के बाद, आपके ब्रोंकाई के बाद पाइप्स में से आपके सिस्टम में एंटर कर चुकी है। ठीक है, एयर एंटर करने के बाद जो मेजर काम होता है वो होता है एल्वियोलाई का, जहाँ पर आपका गैस एक्सचेंज होता है, और आपका गैस एक्सचेंज के बाद ऑक्सीजन ब्लड में आपके कैसे मिक्स होता है। अब जो एल्वियोलाइज होते हैं, जिसको प्लूरल में हम एल्वियोलस भी बोलते हैं, ये एक पूरा नेटवर्क होता है छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के थ्रू, जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो एल्वियोलाइज हैं और जो आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं वो बहुत पास हो, ताकि जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ कर सके आपके ब्लड के अंदर। जब आप ब्रीद इन करते हैं तो एयर आ जाती है अंदर आपके ट्रैकिया के थ्रू, ठीक है, और फिर ब्रोंकाई में आती है, ब्रोंकाई से आपके एल्वियोलाई के अंदर आ जाती है। अभी जो फ्रेश एयर आती है इसके अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन होता है, तो कुछ ऑक्सीजन जो होता है दिस ट्रेवल्स अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई। कभी कभार ये आपकी वॉल्स की एल्वियोलाई की वॉल्स के थ्रू भी आपकी ऑक्सीजन जो है आपकी ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज़ हो जाता है। अब जिस तरीके से ऑक्सीजन आपकी ब्रीद इन हो रही है, उसी तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपकी ब्लड कैपिलरीज को क्रॉस करके आपके एल्वियोलाइज में आ जाती है, और इसी तरीके से वो ब्रीद आउट होती है। इस तरीके से यू ब्रिंग इन ऑक्सीजन इन योर बॉडी विच यू नीड टू लिव, okay, and you get rid of the waste product, that is कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से जो गैसेस आपका एक्सचेंज होता है वो होता है, ऑक्सीजन अंदर आता है एल्वियोलाइज के और ब्रोंकाई के थ्रू, और इसी तरीके से वो बाहर भी चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस आप डायग्राम के अंदर देखिए, जो छोटे छोटे डॉट्स जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके एल्वियोलाई हैं। ठीक है, इसके अंदर सारा वर्क होता है आपका। नाउ ब्रीदिंग के अंदर लंग्स आर सील्ड इन प्लूरल मेम्ब्रेन्स इनसाइड द चेस्ट कैविटी। लंग्स जो हैं वो सील हो गए हैं आपके चेस्ट कैविटी में, और उसके नीचे बॉटम में जो लार्ज फ्लैट मसल होती है उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, जब हम ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और रिब केज राइज हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारी चेस्ट कैविटी जो होती है वो एक्सपैंड हो जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब जब चेस्ट कैविटी सील हो जाती है तो एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट कर देता है इस कैविटी के अंदर। उससे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो लंग्स में आ जाता है, और जो एयर है वो रश करती है ब्रीदिंग पैसेजेस के थ्रू अंदर घुसने के लिए एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से। अब एक्सेलेशन कैसे होता है, ये जनरली पैसिव इवेंट होता है। ठीक है, जब रिब केज लोअर हो जाता है, डायफ्राम हमारा रिलैक्स हो जाता है, प्रेशर जो होता है चेस्ट कैविटी के अंदर वो ज़्यादा होता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो एयर क्या होती है, दैट इज़ पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। तो हमने जनरली भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारी जो रिब केज है, हमारा जो चेस्ट है वो एक्सपैंड हो जाता है, और जब ब्रीद आउट करते हैं तो हमारा जो चेस्ट कैविटी है, जो हमारा चेस्ट है वो रिलैक्स हो जाता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। आई होप कि आज के वीडियो से आपको पूरा प्रोसेस ये समझ में आ गया होगा। In case you have any queries, please put in the comment section, and please don't forget to like, share and subscribe.